हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम अश्वनी और हमारे यूट्यूब चैनल अश्वनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी, ये बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1, उसके चैप्टर नंबर 1 की वीडियो। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए। तो दोस्तों, ये है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 1 का परिचयात्मक क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है। और इसका पहला टॉपिक है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हिंदी में कहते हैं कृष्णिका विकिरण। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या आखिरकार। देखो, ये मेरी क्या है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक डायग्राम है। ठीक है, इससे समझ लेना आप। दो वैज्ञानिक थे, ल्यूमर और प्रिंक्स-हाइमन। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, ल्यूमर और प्रिंक्स-हाइमन। अब उन्होंने क्या किया, 1899 में इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बहुत सारे टेम्परेचर दिए। और जब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बहुत सारे टेम्परेचर दिए, और जब उन्होंने बहुत सारे टेम्परेचर दिए, तो क्या हुआ, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर से तरंग दैर्घ्य निकली। क्या निकली? तरंग दैर्घ्य। अब इन तरंग दैर्घ्यों में, ये जो तरंग दैर्घ्य निकली थी, अब इन तरंग दैर्घ्यों में ऊर्जा वितरण का, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा वितरण का एक्सपेरिमेंट किया ल्यूमर और प्रिंक्स-हाइमन ने। ठीक है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो मेरी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, वो पूर्ण विकिरक होती है। क्या होती है? वो पूर्ण विकिरक, पूर्ण विकिरक होती है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब है कि ये जितनी भी प्रकार की तरंग दैर्घ्य होती है ना, अर्थात जितनी भी संभव प्रकार की तरंग दैर्घ्य होती है, सब उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये यहाँ पे सब मैंने ये लिख रखा है, ल्यूमर तथा प्रिंक्स-हाइमन ने 1899 में विभिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित तरंग दैर्घ्यों में ऊर्जा वितरण का प्रयोग द्वारा अध्ययन किया। कृष्णिका पूर्ण विकिरण होती है, यह सभी संभव तरंग दैर्घ्यों के लिए विकिरण उत्सर्जित करती है। मतलब जितनी भी संभव तरंग दैर्घ्य होगी, सबके लिए क्या करती है, विकिरण उत्सर्जित करती है। तो ये एक चाप है, तो ये मेरा एक चार्ट बना हुआ है, ये इसे आप समझ लीजिए। ये इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैंने बुक का फ़ोटो खींच रखा है, उसमें आप देख लीजिए ज़रा। ये रहा, देखो इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ। ये आपका 6000 केल्विन है, ये आपका 3000 केल्विन है। जो मेरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, क्या हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर पहले मैंने क्या किया, पहले 3000 केल्विन टेम्परेचर दिया, उसके बाद मैंने 4000, फिर मैंने 5000, इसी प्रकार हम बढ़ाते चले गए टेम्परेचर। तो आखिर में जाके क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर मान पर, आखिर में जाके मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिला, 6000 केल्विन। इस टेम्परेचर पर क्या हुआ, जो मेरी वैल्यू थी, वो 6000 केल्विन पर जाकर यहाँ पर रुक गई। और ये जो मान था, इस मान पर मेरी वैल्यू एक जगह सेट हो गई। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे फिर से अपनी उसी अवस्था में आ गया। ठीक है ना, ये आपका ऐसा पॉइंट था जो पहले बढ़ा, उसके बाद कुछ समय बाद जाके क्या हुआ, फिर ये नीचे आने लगा, फिर से उसी अवस्था में आ गया वहीं पर। ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। देखियो, ये रहा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। एक आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। एक आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता 1 होती है, इसको याद रखना दोस्तों। एक आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता 1 होती है। देखो,
इस पॉइंट को समझो। ताप T पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ने पर स्पेक्ट्रमी तीव्रता ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है, फिर एक शिखर मान प्राप्त करता है, फिर घट जाता है। एक बार फिर से देखना, यानी कि टेम्परेचर T पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ने पर, देखो टेम्परेचर T पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ने पर, देखो जैसे मैंने टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, जो मेरी तरंग दैर्ध्य थी लैम्डा वो बढ़ने लगी, देखो दिया बढ़ने लगी, ये बढ़ी, फिर दूसरा दिया फिर इतनी बढ़ी, तीसरे पर जाकर इतनी बढ़ी। देखो एक दिए गए टेम्परेचर पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ने पर स्पेक्ट्रम में ई लैम्डा का मान पहले क्या हुआ, पहले बढ़ा, ये बढ़ा देखो। उसके बाद एक शिखर मान प्राप्त होता है, फिर घट जाता है, एक शिखर मान प्राप्त हुआ उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं जाता कुछ। कृष्णिका का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वक्र शिखर छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है। देखो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। कृष्णिका का ताप जैसे जैसे बढ़ता है वक्र का शिखर छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है। देखो कैसे, जैसे जैसे बढ़ता है वक्र शिखर छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर, देखो इस जो वक्र है, देखो जैसे ये मिनट इसका मान जैसे बढ़ा तो क्या हुआ, ये आपका छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे इसका मान कम होगा तो क्या हुआ, ये बड़ी तरंग दैर्ध्य की ओर, बड़ी तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ेगा। ठीक है, क्या हुआ, ये बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए होगा। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू बढ़ा, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, इसका जो मान होगा इस वक्र का वो होगा छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए, और जैसे इसका कम होगा, जितना कम होगा वो उतनी बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए होगी वो मान। ठीक है, ये था बस इसका कॉन्सेप्ट। ये भी काफ़ी अच्छा, ये भी काफ़ी ठीक ठाक नियम है। वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम होता क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, 2020 में क्वेश्चन आया था यहाँ से वीन के विस्थापन नियम का कि वीन का विस्थापन नियम होता क्या है। वीन का विस्थापन नियम जो होता है वो होता है लैम्डा इंटू टी बराबर नियतांक। अब वीन का विस्थापन नियम है क्या, देखो 1896 में, देखो 1896 में क्या किया वीन ने, टेम्परेचर टी और तरंग दैर्ध्य लैम्डा टी, इन दोनों के बीच एक संबंध दिया जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। बस ये पूछा जाएगा आपको वीन का विस्थापन नियम होता क्या है, या ये भी पूछ ले यहाँ से क्वेश्चन में कि वीन का विस्थापन नियम कब दिया गया था, 1896 में। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना, वीन का विस्थापन नियम, चलो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं मैंने इसमें, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जो मैं आपको पूरी हर चीज़ को डिटेल में देने लगा खोल के ऐसे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बेटा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा वो आपका MCQ के ऊपर आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न MCQ क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको टिक मारना होगा, बस आपको यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन नहीं देना होगा। देखो जैसे कि यह वक्र स्टीफन के नियम की पुष्टि करता है, ये जो वक्र है ये वक्र आपका स्टीफन के नियम की पुष्टि करता है। किसके नियम की, स्टीफन के नियम की। ये वक्र दे देगा आपको एग्जामिनर और ये पूछ लेगा ये किसके नियम की पुष्टि करता है, ये करता है ई बराबर 0 से इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा ए टी की पावर 4। और जहाँ पे डी लैम्डा क्या है, यहाँ पे जो डी लैम्डा जो है ये आपकी तरंग दैर्ध्य है, ई लैम्डा क्या है, ऊर्जा हो गया आपका, ए क्या है, ए हो गया यहाँ पे आपका ऊर्जा वितरण, और टी हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, वीन का सूत्र प्रायोगिक परीक्षण से केवल छोटी तरंग दैर्ध्य पर मेल रखता है। देखो ये भी काफ़ी, देखो इस पॉइंट को याद रखना है आपको, जो वीन का विस्थापन नियम है ये किसके लिए, केवल वीन का विस्थापन नियम किसके लिए होता है, ये होता है आपका छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वीन का विस्थापन नियम, क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से कि वीन का विस्थापन नियम बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए होता है या छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए। हमेशा याद रखना जो वीन का विस्थापन नियम है वो होता है छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए। ठीक है, छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए, छोटी तरंग दैर्ध्य पर मेल खाता है। ठीक है, और जबकि बड़ी तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है, ये विचलित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वीन का विस्थापन नियम जो है जबकि बड़ी तरंग दैर्ध्य पर ये विचलित हो जाता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेले तथा जीन्स का नियम। अब रेले और जीन्स का नियम क्या है, देखो
ये होता है, बस आपको ये याद रखना है, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल 8 पाई के टी इंटू अपॉन में लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। ठीक है, जहाँ के क्या है, जहाँ के होता है आपका वोल्टेज मैन नियतांक। देखो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखना, ये जो आपका रेले और जीन्स का नियम है ना, ये रेले और जीन्स का नियम जो है ये आपका केवल बड़ी तरंग दैर्ध्यों पर मेल खाता है। कौन सी? बड़ी तरंग दैर्ध्यों पर। ठीक है, और सर जी आप अभी बताया था आपने, जो वीन का विस्थापन नियम है बेटा वो खाता है छोटी तरंग दैर्ध्यों पर, वो खाता है छोटी तरंग दैर्ध्यों पर। ठीक है, और जो बड़ी तरंग दैर्ध्यों पर मेल खाता है वो खाता है रेले तथा जीन्स का नियम। ठीक है, अब रेले जीन्स के अनुसार विकिरण की कुल ऊर्जा कितनी होती है? रेले और जीन्स के अनुसार जो विकिरण की कुल ऊर्जा होती है वो होती है विकिरण यानी कि ब्लैक बॉडी, जो आपकी ब्लैक बॉडी है उस रेडिएशन की कुल रेले और जीन्स के अनुसार ऊर्जा कितनी होती है? वो होती है 0 से इन्फिनिटी 8 पाई KT अपॉन लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा। ठीक है, कहाँ तक होती है? 0 से इन्फिनिटी और 8 पाई KT अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। ठीक है, देखो अब यहाँ से ये निकल गया कि ये जो है अब ऊर्जा तो इतनी होती है। ठीक है, और ये किसके निष्कर्षण के विरुद्ध है? ये है बेटा स्टीफन के नियम के विरुद्ध है। ये निष्कर्ष स्टीफन के नियम के विरुद्ध है। देख लो ये रहा, ये वक्र स्टीफन के, ये वाला जो वक्र था आपका, ये वाला वक्र जो था ये तो स्टीफन के नियम की पुष्टि करता है। और जबकि ये वाला जो नियम जो है, ये वाला जो आपका रेले और जीन्स के अनुसार विकिरण की कुल ऊर्जा जो होती है ये होती है 0 से इन्फिनिटी 8 पाई KT अपन लैम्डा की पावर 4 इंटू टी लैम्डा। ये इसके क्या है? ये है स्टीफन के नियम के विरुद्ध होती है ये वाली ऊर्जा आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता होती क्या है? अब ऊष्माधारिता आपको एक चीज़ याद होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ऊष्माधारिता Q बराबर CV। Q बराबर CV होती है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वैसे Q बराबर CV होती है जो आपकी ऊष्माधारिता होती है, और यहाँ से Q अपॉन V इक्वल क्या आ गई C, यही होती है ना। आवेश इंटू वोल्ट के अनुपात को क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता कहते हैं। बट जो मेरी केमिस्ट्री में ये दे रखी है। ठीक है, मुझे ये मिली बुक में, मैंने ये लिख दी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि कभी ये कहो कि सर जी फिजिक्स में तो Q बराबर CV होती है। ठीक है, ठीक है, देखो ये होती है आपकी C बराबर Q अपॉन डेल्टा T। अब सर जी यहाँ पे Q क्या है? Q होता है बेटा आवेश। ठीक है, और डेल्टा T होता है यहाँ पे टेम्परेचर। इसकी यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी। यूनिट क्या होती है? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी प्रति डिग्री प्रति ग्राम अणु। ठीक है, और इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। ठीक है, SI यूनिट ये याद रखना बेटा। इसकी जो SI यूनिट होती है, जो ऊष्माधारिता की SI यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। ठीक है ना, SI यूनिट पूछ लेगा यहाँ से वो कि ऊष्माधारिता की SI यूनिट क्या होती है? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो जैसे कि मेरे पास ये एक प्लेट है। ठीक है, क्या है? ये एक धात्विक प्लेट है। मेरे पास ये क्या है? एक धात्विक प्लेट है। ठीक है, और ये इस पर आकर एक प्रकाश पड़ा। ठीक है, ये क्या है? ये प्रकाश, ये इस पर आकर एक प्रकाश पड़ा। ठीक है, और ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश की जो आवृत्ति है वो नीली अथवा पराबैंगनी, कैसी? पराबैंगनी क्षेत्र में है। ठीक है, जब इस प्लेट पर आकर प्रकाश पड़ा तो क्या हुआ? इस प्लेट से एकदम से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे बहुत तेजी के साथ।
इलेक्ट्रॉन निकलने लगे ये, ठीक है। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, जैसे प्रकाश आया पड़ा और धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने लगे, इलेक्ट्रॉन एकदम मंद गति से बहुत तेजी के साथ मोशन करने लगे। इसी को बेटा कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। समझे बेटा? एक बार फिर से देख लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। देखो, जब एक प्रकाश पुंज जिसकी आवृत्ति नीले अथवा पराबैंगनी क्षेत्र में है, कैसे, नीले अथवा पराबैंगनी क्षेत्र में एक धातु प्लेट पर गिरता है, तो धातु पृष्ठ में से मंद गति से इलेक्ट्रॉन यानी कि तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ आ गई बेटा बात? तो आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट है। यदि धातु प्लेट एक बंद परिपथ में है, यदि धातु प्लेट एक बंद परिपथ में है, तो परिपथ में उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। देखो, जैसे एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, इस पर प्रकाश पड़ता है, ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। जो इसमें से जो धारा बहने वाली होगी उसको हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उच्च आवृत्ति का प्रकाश निम्न आवृत्ति के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है मेरा, उसके लिए उच्च आवृत्ति का प्रकाश, यानी कि एक पार्टिकुलर आवृत्ति आपकी होनी चाहिए, एक पार्टिकुलर आपकी आवृत्ति होनी चाहिए, और निम्न आवृत्ति के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, ठीक है। देखो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट पे आपको कुछ पता होनी चाहिए, अगर ज़्यादा शॉर्ट करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर मैंने कोशिश की है आपको काफ़ी शॉर्ट पढ़ाने की, ठीक है। देखो, सन 1909 में यानी कि 1990 में लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रायोगिक अध्ययन किया। क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कब अध्ययन किया गया? 1990 में। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अध्ययन करने वाले या उनका एक्सपेरिमेंट करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, कौन थे? वे थे लेनार्ड। क्वेश्चन निकल गया, यहाँ से निकल गया। देखो, बिल्कुल सेम चीज़ यही है। ये क्या है? मेरी एक धातु प्लेट है, ठीक है, धातु प्लेट है। इस प्लेट पर क्या हुआ? लाइट पड़ी। जैसे लाइट पड़ी तो इससे एकदम तेजी से इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है किस पर निर्भर करता है? ये आपका प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है आपका, ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तीव्रता पर, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट देखना इसमें, प्रकाश विद्युत धारा या प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक प्रति सेकंड संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड पॉइंट है वह ऋणात्मक विभव। देखो, वह ऋणात्मक विभव V0 जिस पर विद्युत धारा का मान ठीक शून्य हो जाता है निरोधी विभव अथवा संस्पंद विभव कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है निकल के कि वह ऋणात्मक विभव यानी कि V0 जिस पर विद्युत धारा का ठीक मान शून्य हो जाता है, यानी कि आपका वो निगेटिव विभव जिस पर जो आपकी धारा है I, यानी कि I0 जो आपकी धारा है I, उसका मान क्या हो जाता है? ठीक शून्य हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे निरोधी विभव अथवा संस्पंद विभव कहलाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होती है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बेटा वो होती है K मैक्सिमम बराबर eV0 होती है, जहाँ E क्या है? जहाँ E होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। निरोधी विभव या प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है बेटा। यदि तीव्रता दुगनी कर दे तो प्रकाश विद्युत धारा भी तो दुगनी हो जाएगी, परंतु निरोधी विभव नहीं बदलेगा। यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, यदि तीव्रता हम दुगनी कर दे तो क्या होगा? जो प्रकाश विद्युत धारा थी वो दुगनी हो जाएगी, परंतु निरोधी विभव नहीं बदलेगा। ये कुछ पॉइंट है बेटा, आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है।
अब प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, ये जो है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भरता करता है, और ये किस पर करता है, और प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से निकल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, और दूसरा पॉइंट क्या, प्रकाश की आवृत्ति पर भी करता है। ठीक है, देखो देखो इस चार्ट को देखो गौर से, ये तो चार्ट है मेरा, ठीक है, ये आपका V1, ये आपका V2, ये आपका V3, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, जैसे V1 है, V1 का मान बढ़ा, फिर V2 का, फिर V3 का, तो क्या होगी, निरोधी विभव का मान बढ़ने पर धारा पुनः रुक जाती है। जैसे ये क्या है, निरोधी विभव, इसका मान बढ़ा तो क्या होगा, धारा मेरी रुक जाएगी, और जब इसका मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि ये बढ़ रहा है तो धारा घटेगी, यदि ये ज़्यादा हो रहा है तो धारा कम होगी। ठीक है, निरोधी विभव का मान बढ़ने पर पुनः धारा जो होती वो आपकी धारा रुक जाती है। ठीक है ना, जैसे इसका मान बढ़ा, निरोधी विभव का मान, तो धारा क्या होगी, धारा मेरी रुक गई। ठीक है, जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है, निरोधी आपतित विभव भी बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो मेरा निरोधी विभव है ये भी आपका बढ़ेगा। ठीक है ना, आई बढ़ेगी, वी भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है, निरोधी आपतित विभव भी बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि V तथा K, यदि मैं V और K, यानी कि V और K क्या है, यहाँ पे अभी बताया था मैंने, जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी थी, ये रही आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, यही थी ना, K मैक्सिमम बराबर EV0। यदि मैं यहाँ पे K और V के बीच में क्या करूँ, एक ग्राफ खींचता हूँ तो क्या होगा, देखो इनके बीच में मैंने, यदि V तथा K मैक्सिमम बराबर EV0 के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इनके बीच में क्या किया मैंने, ग्राफ खींचा है, तो क्या इनके बीच में एक क्या प्राप्त हुई, मुझे एक सरल रेखा प्राप्त हुई। यहाँ से यही क्वेश्चन निकलता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ती है, एक लीनियरी, कितनी बढ़ती है, एक लीनियरी, यानी कि एक घात बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, एक घात। आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ती है, यानी कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है मेरा, ठीक है, इस पर क्या हुआ, मैंने प्रकाश डाल दिया, और इस प्रकाश की आवृत्ति, यदि इस प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई मैंने, ठीक है, इसकी आवृत्ति बढ़ाई, तो इसके अंदर से जो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इस प्लेट से, जो इन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी, उन गतिज ऊर्जा की, उन ये जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, उनकी ऊर्जा एक घात बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, एक घात बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम है, उस पदार्थ की धेली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, धेली आवृत्ति कहलाती है। देखना फिर से, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, धेली आवृत्ति कहलाती है। यह विभिन्न उत्सर्जक पृष्ठों के लिए भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग परीक्षणों को समझाने में असफल। देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, जो आपका तरंग सिद्धांत था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोगी परीक्षणों को समझाने में, जो तरंग सिद्धांत था मेरा, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको तो समझाने में असफल रहा, जबकि क्वांटम सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के सिद्धांत के पक्ष में सबसे प्रबल साक्ष्य है। देखो जो तरंग सिद्धांत था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोगी परीक्षण को समझाने में असफल रहा, बिल्कुल असफल रहा,
जबकि किसके द्वारा समझाया गया, जो क्वांटम सिद्धांत था उसने जो क्वांटम सिद्धांत था, क्वांटम सिद्धांत ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, जबकि तरंग सिद्धांत इसको समझाने में क्या रहा, असफल रहा। ठीक है। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है बेटा E बराबर hv। कितनी होती है, E बराबर hv। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और दोस्तों यदि इसी प्रकार आपको फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो आप हमें हर एक वीडियो पर कमेंट करके बता देना। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है, वहाँ पर अश्वनी स्टडी पॉइंट, और वहाँ पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।